हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना, या फिर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए या फिर तुलना कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से होगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में हम लिखेंगे, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। बहुत ही आसान है। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, पादप मतलब पौधे होता है। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरा अंतर है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसके बाद अगला अंतर है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है, या फिर प्रश्न यह भी इसी प्रकार से आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है, जबकि यूकेरियोटिक में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा अंतर है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है तथा नाभिक की झिल्ली का अभाव होता है। इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है तथा नाभिक की झिल्ली का अभाव होता है, जबकि यूकेरियोटिक में हम लिखेंगे इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिक की झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से लिखे गए हैं, और इसके साथ ही इस प्रकार से लिखे गए हैं कि यदि आप इस तरह से एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊतक को परिभाषित करो। तो यह प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। ऊतक को परिभाषित करो, तो इसका उत्तर होगा, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न है, अणु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अणु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। फिर से देख लेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। उदाहरण है ऑक्सीजन अणु O2, हाइड्रोजन अणु H2। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर है, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि
बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। कैथोड किरणों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है 3 विशेषताएं हम लिख देंगे यहाँ पे। पहली है, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। दूसरी है, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। और तीसरी किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। अगला प्रश्न है, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होंगे तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे 18 Ar मतलब ये आर्गन है और ऊपर लिखा 40। इसके बाद यहाँ पे अगला जो है यह पोटेशियम है, जिसको K से प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम। तो यहाँ पे 19 है और यहाँ ऊपर इसका 40 लिखा है। इसी प्रकार ये कैल्शियम है Ca, इसमें यहाँ 20 और यहाँ 40 लिखा है। तो ये ऊपर जो लिखे हैं 40, 40 और 40 ये इनके परमाणु भार है, क्योंकि परमाणु भार समान होते हैं, जबकि 18, 19 और 20 ये परमाणु क्रमांक है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न है तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। यहाँ आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20 है जो भिन्न भिन्न है, जबकि परमाणु भार 40 है जो समान है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, गति का प्रथम नियम लिखिए। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। अगले वीडियो में आगे के प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर और 4 नंबर वाले और अंतर वाले सारे प्रश्न भी हम तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।